दोस्तों, अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग इस चैनल पे सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करते हैं और कर भी रहे हैं। आज हमारा क्लास नंबर 9 है। इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसे जाकर देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेनोग्राफर या फिर अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम होगा तो आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएं। तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर उन प्रश्नों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं, पूरा करते हैं, तो हो सकता है कि आप उन सारे प्रश्नों को सोल्व कर ले जाएंगे जो भी हम लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिरों के बनाने की जो कला की शैली है उसे क्या बोलते हैं। देखिए, हमारे भारत में मंदिरों को बनाने की कुछ शैलियां हैं। आप कहीं भी देखिएगा जो ही मंदिर बने होते हैं वे आपको कुछ अलग प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। अगर आप जाएंगे साउथ में, आप चले जाइए तमिलनाडु, केरल, तो वहाँ के जो मंदिर है आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई उसका जो डिजाइन है कुछ अलग है। जो ही मंदिरें हैं उत्तर भारत में उनसे अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें किसी विशेष शैली के आधार पर ही निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, यह है आपका इंडिया। आपको पता है, आप यहाँ पर देखिए, जो आपका तमिलनाडु हो गया, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो वहाँ के मंदिरें हैं वे सब मंदिरें बने हुए हैं द्रविड़ी शैली पर। कौन सी शैली है? वह है द्रविड़ी शैली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इस तरफ जो भी शैली है, यानी कि जिस शैली पर वहाँ के मंदिर निर्मित है, बने हुए हैं, उसका नाम है बेसर शैली। बेसर शैली। ठीक है, और जो आपका उत्तर भारत है, उत्तर भारत, जो उत्तर भारत के मंदिरें हैं वे सब हैं किस शैली पर निर्मित? एक ही है आपका, वह है आपका नागर शैली। कौन सा है? नागर शैली। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? नागर शैली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा, जो बेसर शैली है या बेसर शैली, इन दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि जो विशेषताएं आपको इसमें देखने को मिलती है और जो विशेषताएं आपको यहाँ पर मिलती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है बेसर शैली में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा, आपने आप सुने हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब की थी? ये आपसे पूछा जाता है, पता होगा सबको, क्योंकि आप बहुत बचपन से आप बोल सकते हो, जब क्लास 6 में होंगे उसमें से आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने किया था। कब किया था? 1921 में। और आपको ये पता होना चाहिए जो हड़प्पा है वह किस नदी के किनारे है? तो सिंपल, रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। ठीक है, कहां पर है हड़प्पा? हड़प्पा है पाकिस्तान में। राखलदास बनर्जी, इन्होंने खोज किया था मोहनजोदड़ो का। ये कहां पर है? ये भी है पाकिस्तान में। किस नदी किनारे है? तो सिंधु, सिंधु किनारे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, कब इसकी खोज हुई थी? 1922 में। हड़प्पा के 1 साल बाद रंगनाथ राव, इन्होंने खोज किया था लोथल का। इसका लोथल, लोथल, लोथल कहां पर है? यह है गुजरात में। आप नाम सुने हैं अहमदाबाद का? अहमदाबाद उसी का था, मतलब वही वाला जो क्षेत्र है लोथल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह किस नदी किनारे है? यह है भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी। ठीक है, अगला है आपका गोपाल मजूमदार, इन्होंने खोज किया था चनहुदड़ो का। किससे किया था? चनहुदड़ो। कब किया था? 1955 में और 1962। ये किस नदी किनारे है? तो यह है सिंधु किनारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्थल हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कालीबंगन, घग्गर और आलमगीरपुर, कोट दीजी और बहुत सारे हैं, आप सबके बारे में जानिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य, देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी हम्पी। कहां पर थी? हम्पी। ये कहां पर है? हम्पी, हम्पी है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक।
कर्नाटक। हम लोग जब मंदिर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हम बात किए थे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम था विरूपाक्ष मंदिर। क्या नाम था उसका? नाम था विरूपाक्ष मंदिर। ये कहाँ पर है? यह मंदिर हम्पी में ही है, कर्नाटक में। ठीक है, तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है, इस साम्राज्य के अंदर 4 वंश शासन करते हैं। कौन कौन से थे उसका नाम याद होना चाहिए। पहला था वह था संगम वंश, संगम वंश। दूसरा था यहाँ पर वह था सुल्लो वंश, सुल्लू वंश। तीसरा था यहाँ पर तुल्लु वंश और चौथा था वह था अराविडु वंश, अराविडु वंश। इसकी स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे, दोनों ही करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का करते हैं। और उनके पिता का नाम था संगम और उन्होंने अपने पिता के नाम पर, हरिहर और बुक्का, इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना करते हैं, क्योंकि सबसे पहला वंश होता है 1336 में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुल्लू वंश, उसके बाद तुल्लु वंश और लास्ट में अराविडु वंश। देखिए इस वंश के यानी कि संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा जो भी, उनका नाम था देवराय सेकेंड, देवराय द्वितीय। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा कृष्ण देवराय का, आप कहानी सुने होंगे कृष्ण देवराय और तेनालीराम का। तो कृष्ण देवराय एक महान शासक थे तुल्लु वंश का। किस वंश का? तो तुल्लु वंश का, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम आगे यहाँ पर बात करते हैं तो 1192 में एक युद्ध होता है जो कि है आपका तराइन का सेकेंड बैटल, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच होता है? ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, यानी कि पहला युद्ध हुआ था इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में 1191 में, जिसमें कि जस्ट अपोजिट होता है, उसमें चौहान की जीत होती है और हार होती है मोहम्मद गोरी की। ठीक है, 1398 में क्या हुआ था? तो तैमूर का अटैक हुआ था इंडिया में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? पता होना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इसमें लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और भारत में स्थापना होती है मुगल साम्राज्य का। कब होती है? 1526 में। ठीक है, उसके बाद बाबर लगातार कुछ लड़ाइयाँ करते हैं, जैसे कि 1527 में कौन सा होता है? ये होता है आपका खानवा का युद्ध, खानवा। 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी। 1529 में वो होता है आपका घग्गर का युद्ध। क्या होता है? घग्गर। और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, यानी कि मृत्यु। देखिए 1527 में खानवा का युद्ध किसके साथ? राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध राजा मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय। घग्गर का युद्ध अहमद शाह अब्दाली के साथ। कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं। और सभी युद्ध में बाबर की जीत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर का बेटा कौन होता है? हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां के एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि नाम पता है आपको? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, और कौन होते हैं बताइए? दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया था? दीन ए इलाही, इसका स्थापना किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने किया था। देखिए दीन ए इलाही और जिले इलाही, जिले इलाही, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? जिले इलाही इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये लाया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बलबन अपने आप को क्या बोलता था? जिले इलाही, यानी कि वह क्या है? वह ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये बलबन के क्या था? एक टाइटल था, यानी कि एक उपाधि था जो कि इसने धारण किया था। लेकिन जो दीन इलाही है यह क्या है? यह एक धर्म है। यह क्या है? दीन इलाही एक धर्म है जो कि 1582 में अकबर के द्वारा लाया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। और इसका मतलब क्या होता है?
सबसे पहले आप समझिए, जो यह धर्म है, यह कैसा धर्म है? यह समन्वयवादी धर्म है। ठीक है, इसमें सभी धर्मों के, इसमें क्या था, इसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को शामिल किया गया था। किसमें? दीन इलाही में सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें शामिल किया गया था। और आपको यह भी याद रखना होगा कि भारत का सबसे पहला और अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था, वह कौन था? वह था बीरबल। कौन था? वह था बीरबल, जो कि अकबर के साथ में ही रहता था। आपको पता ही है, अकबर के नवरत्न में से एक है। अकबर के नवरत्न थे, पता है आपको? पता होना चाहिए, नहीं पता है तो। जैसे कि कुछ कुछ लोग मुलाद प्याजा, अबुल फजल और बीरबल, टोडरमल, ये सब थे। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी कौन था पता है आपको? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा थे। अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने धोखे से अपने चाचा को मार करके, यानी कि हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। और खिलजी वंश के शासक ये हैं और सबसे प्रसिद्ध हैं। आपको पता ही होगा, आप किसी से पूछो तो लोग बता देंगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से था, लेकिन उसका स्थापना किसने किया था? तो लोग बता देंगे कि यही किया था, लेकिन यह नहीं है। कौन है? इनके चाचा, जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जो कि गुलाम वंश के बाद स्थापना करते हैं खिलजी वंश का। देखिए, महमूद गजनवी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बहुत बार, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। कितने बार आक्रमण किया था भारत में? तो 17 बार। क्या 17 आक्रमण इंपॉर्टेंट है? ऐसा नहीं है, उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ ही कुछ है जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि हुआ था 1025 ईस्वी में, और वह था महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण। और सबसे अंतिम में कौन सा हुआ था आक्रमण? आप कमेंट कीजिए, पता है आपको? अगर नहीं पता है तो देख करके भी कर सकते हो। केंचुआ पालन करना क्या कहलाता है? कुछ कृषि विधियां हैं जो कि आपको जानना चाहिए। केंचुआ पालन यह कहलाता है आपका वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? वर्मी कल्चर। तो सीरीकल्चर क्या होता है? ये होता है आपका रेशम कीट पालन, रेशम कीट का पालन करना। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सीरीकल्चर। विटीकल्चर ये होता है आपका अंगूर की खेती करना, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर ये होता है आपका बागवानी करना। ठीक है, उसी प्रकार से पीसी कल्चर क्या होता है? कमेंट कीजिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। तिलहन, तिलहन उत्पादन करना, येलो क्रांति। और मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन करना नीली क्रांति। क्या होता है? नीली क्रांति। दूध उत्पादन करना ये होता है आपका श्वेत क्रांति। अंडा उत्पादन करना रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन। फल उत्पादन करना ये आपका क्या होता है? सुनहरी क्रांति। ठीक है, चलिए, बहुत सारे और क्रांतियां हैं, आप याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी पता है? नहीं पता है तो होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन कहां पर हुआ था? किसने किया था? ये भी पता होना चाहिए। यह हुआ था नागौर जिले में। नागौर कहां पर है? राजस्थान में। किसने किया था? तो हमारे देश के पहले पीएम, क्या नाम था उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था। और दूसरी बार कहां पर हुआ? तो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। किसने किया था? इन्होंने किया था। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 1959, गैप ज्यादा नहीं है, पीएम वही थे, उन्होंने ही किया था। सिंपल। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके ऑथर राइटर के बारे में, या फिर जितने नोवेल हैं उनके बारे में भी। देखिए, हुमायूंनामा के लेखक होते हैं गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा था। इब्न बतूता ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से, जिसकी कैपिटल है रब्बात। क्या लिख दिए? रब्बात।
इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है रिहला, ठीक है, या फिर रहला आप बोल सकते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पता होगा आपको। आगे देखिए, शाहनामा, इसके लेखक कौन है? शाहनामा वह है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। केंद्रीय चावल शोध संस्थान यह कहाँ पर है? जितने भी शोध संस्थान हैं यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में याद रखिएगा, बहुत सारे हैं। अगर हम बात करते हैं चावल की तो वह है आपका कटक में, यानी कि उड़ीसा। कानपुर में क्या है? यहाँ पर है केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्थान, ठीक है, चीन नहीं है, यहाँ पर क्या है? चीनी यानी कि शुगर। शिमला में आपका आलू का है केंद्रीय आलू शोध संस्थान। नई दिल्ली में कृषि, इसके अलावा औषधि, इन सभी का शोध संस्थान है आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देहरादून, देहरादून यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर वन का है यानी कि फॉरेस्ट। अगर हम बात करते हैं गन्ना, गन्ना इससे कहाँ पर है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बताइए? गन्ना आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कोयम्बटूर। अगर हम बात करते हैं लाह तो रांची में। इस प्रकार से और बहुत सारे जो चीजें हैं उन सभी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ।